हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो आप स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं ये मेरे ही बनाए कुछ नोट्स हैं और प्रयास ये रहा है कि चैप्टर आपका कुछ हद तक आसान बनाऊं। ठीक है, लैंग्वेज जो इजी पॉसिबल लैंग्वेज है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए मेरे साथ एक दफ़ा चलते हैं और पढ़ते हैं कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में चीज़ें असल में हैं क्या। तो सबसे पहले ऊपर आएगी आपको यहाँ पर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बहुत क्लियर अक्षरों में बातें लिखी हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। ठीक है, आपने लेट सपोज मैं एक फार्मर हूँ, तो बीइंग अ फार्मर मैंने क्या क्या इनपुट्स डाले हैं ताकि मेरी आउटपुट फसल जो है वो ग्रो करे। तो एक इनके बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा। इनका एक यूँ मान लीजिए थोड़ा सा मतलब इस फॉर्म में भी आप डेफिनेशन के बाद एक बार जरूर लिख दीजिए। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करता हूँ फिक्स फैक्टर के बारे में। फिक्स फैक्टर देखिए नाम ही बता रहा है, ये लोग काफ़ी फिक्स होते हैं, यानी कि आउटपुट में बदलाव आने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट को स्टार्ट करने से पहले आपको इनको लगाना पड़ेगा और एग्जाम्पल मशीन, लैंड और बिल्डिंग है। ठीक है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप इनका यूज़, आप इनका इंस्टॉल यहाँ पर कर लेते हैं। प्रोडक्शन आप करो या मत करो फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी कॉस्ट वही की वही रहेगी। आपसे बात करता हूँ वेरिएबल फैक्टर के बारे में। तो जो वेरी करते होंगे यानी कि आउटपुट के साथ बदलते हैं। अगर मुझे ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल का यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कम आउटपुट चाहिए तो मैं कम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। छोटा सा लॉजिक है। ठीक है, इनका इस्तेमाल देखिए कब होता है, जब आउटपुट असल में स्टार्ट हो चुका होता है। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, लेबर एंड रॉ मटेरियल। आगे आपसे बात करता हूँ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। शॉर्ट रन देखिए इसका मतलब होता है कम समय। ठीक है, तो कम समय में कुछ बातें हो जाएंगी, जैसे कि एक तो जो फैक्टर रेशियो है वो आपका चेंज कर सकता है आउटपुट में बदलाव के साथ। अब ये फैक्टर रेशियो क्या होता है, यहाँ पर फिक्स फैक्टर का रेशियो वेरिएबल फैक्टर में है। जैसे कि अब फिक्स फैक्टर तो हो गया लैंड और वेरिएबल फैक्टर हो गया उस लैंड पर काम करने वाले मजदूर। तो अगर मुझे आउटपुट अपना कम रखना है तो मैं उस लैंड पर कम आदमी को प्लॉट करूंगा। तो मान लीजिए कि एक मेरा लैंड है और 4 आदमी हैं, तो 1:4 का रेशियो हो गया, इसको फैक्टर रेशियो कहते हैं। और अगर मुझे आउटपुट कल को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, इस रेशियो को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। भाई लैंड तो वही है, वो तो फिक्स फैक्टर तो बदलेगा नहीं, वो तो एक ही रहेगा। बट हाँ, मैं 2 आदमी और लाकर जो पहले 1:4 का रेशियो था अब मैं उसको 1:6 का रेशियो कर दूंगा। तो यहां पर आप देखिए फैक्टर रेशियो यहां पर बदल सकता है। आउटपुट को आप इंक्रीज करेंगे कैसे, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने, मतलब अगर आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो इससे आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है। अभी ऊपर एग्जांपल मैंने लिया था, भाई लैंड तो वही था लेकिन हाँ आदमी मैंने 2 बढ़ा दिए थे, तो 1:4 का रेशियो 1:6 का रेशियो बन गया था। स्केल ऑफ आउटपुट जो है यहाँ पर चेंज नहीं होता, मतलब कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में मतलब मान लीजिए अगर मैं बहुत छोटी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो एकदम से अचानक से मैं अपना प्रोडक्शन बहुत भारी नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो ये था स्केल ऑफ आउटपुट, यही इसका मतलब होता है। फिर एक इसका नाम देख लीजिएगा, ये ऐसे ही याद कर लीजिए, इसको हम जो पढ़ाई करते हैं वो रिटर्न टू अ फैक्टर के अनुसार करते हैं। बस ये आपको एक ऐसी पॉइंट ऐसी ही याद कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे बात करूंगा लॉन्ग रन, यानी कि लंबा समय है कुछ, तो जो आपने ऊपर पढ़ा है उसका यहाँ पर आप उल्टा लिख सकते हैं। फैक्टर रेशियो यहाँ बदल रहा था, यहाँ नहीं बदलेगा। आउटपुट इंक्रीज हो रहा था सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने पर, यहाँ पर आउटपुट इंक्रीज होगा दोनों फैक्टर को इंक्रीज करने पर। स्केल ऑफ आउटपुट को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, भाई लॉन्ग रन है, 10 साल में तो अपना आउटपुट मैं दुगुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना तो कर सकता हूँ ना। तो स्केल ऑफ आउटपुट यहाँ पर बढ़ेगा। और ऐसे ही इसका याद कर लेना, रिटर्न टू स्केल। तो उम्मीद करूंगा इतनी बात आप सभी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आई होगी। आगे आपसे बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए एक आपकी जो फर्म है जो भी प्रोडक्शन कर रही थी, प्रोडक्शन करते समय उसने कितनी सारे आउटपुट्स को प्रोड्यूस किया है उन सबका सम टोटल है। तो प्रोडक्शन के टाइम पर जितना भी आपने आउटपुट को प्रोड्यूस किया उन सबके सम टोटल को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आगे आपसे बात करता हूँ एक अगले पेज की। अगले पेज के साथ हम चलते हैं एक अगले ही टॉपिक पे। उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपके फ्रेम में बिल्कुल सही आ रहे होंगे। बात करूँगा मैं आपसे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। ये भी कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर एक टीपी में बदलाव है और बदलाव ये कब आता है, जब हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को जब आप एम्प्लॉय करेंगे तो उससे टीपी में कुछ बदलाव आएगा और वो कुछ बदलाव आपका असल में एमपी होता है। एवरेज की बात करता हूं तो कुछ नहीं है, टोटल आउटपुट को आप उसकी यूनिट से, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज प्रोडक्ट भी आ जाएगा। फॉर्मूले कुछ मैंने 3 ये लिखे हुए हैं
आप वीडियो पॉज करके इनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, यूज़ करने पड़ेंगे। तो आगे देखेंगे क्या होगा इसका। सवाल आता है क्या एमपी कभी नेगेटिव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एमपी नेगेटिव हो सकता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना? जब एक फील्ड है आपका और उस फील्ड में जरूरत से ज़्यादा आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये वर्कर की एफिशिएंसी रिड्यूस कर देता है। तो एमपी यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है जब टीपी डिक्रीज हो रहा है। देखिए, वर्कर की एफिशिएंसी इसने रिड्यूस की है। आपकी फैक्ट्री में अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट है, वो डिक्रीज कर जाएगा। और टोटल आउटपुट के डिक्रीज करने से जो एमपी है वो आपका एक समय के बाद नेगेटिव में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप चैप्टर में अंदर चलते चले जाएंगे, ये वाली कहानी भी आपको अच्छे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नया टॉपिक मेरे सामने आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जब आप फिक्स्ड फैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हैं। तो देखिए, अगर मेरा लैंड है और उसमें मैंने पहले 4 लेबर लेकर आया, आपको समझाया था 1:4 का रेशियो। फिर मैंने 2 लेबर बढ़ा दी तो रेशियो 1:6 हो गया। अब मैंने 4 लेबर और बढ़ा दी तो 1:10 का रेशियो हो गया। आप देख रहे हैं जैसे रेशियो इंक्रीज कर रहा है, आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ फीलिंग यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है ना भैया, कि एक जगह पर आप आदमी बढ़ाते ही चले जा रहे हो, बढ़ाते ही चले जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पर एक समय के बाद एम्प्लॉय कर लेंगे और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि एमपी तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इंक्रीज हो रहा है, ऐसा होगा बिल्कुल, एमपी स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो गिरना चालू होगा और धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। अब देखिए, टेबल आपको यही बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सेम। आप इसमें अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वी के ओरी से ये टेबल ली गई है। तो देखिए, लैंड यहाँ पर फिक्स फैक्टर होता है, तो एक एक मैंने लैंड लगा दिया है फिक्स, ठीक है, एक ही लैंड है तो प्रोडक्शन एक ही जगह ही करेंगे हम लोग। लेबर है उसकी आप काउंटिंग लिख दीजिए 1 से 8 तक की, ठीक है। और एमपी का नंबर आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि 2 3 4 3 2 1, ये तो बहुत आसान है, 2 3 4 3 2 1, 0 और -1। तो ये टेबल आप लोग याद कर लेंगे। इसके बेसिस पर आप टीपी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे आइए आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। दोनों तो लॉजिकली आप लिख देंगे, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बस। देखिए, अगर आप पहला टीपी लिखना चाहते हैं तो ये पहले वाले को प्लस कर दो, भाई पहला तो खैर 2 ही है तो 2 ही लिख देंगे, बिल्कुल सेम। दूसरे वाले में आप स्टार्टिंग के 2 प्लस कर दीजिए तो 3 और 2 5 होते हैं, देखिए। तीसरे वाले में आप स्टार्टिंग के 3 प्लस कर दीजिए तो 3 2 5 5 4 9 होते हैं, देखिएगा। चौथे वाले में आप स्टार्टिंग के 4 प्लस कर दो, पांचवें वाले में स्टार्टिंग के 5 प्लस कर दो, छठे वाले में स्टार्टिंग के 6 प्लस कर दो, सातवें में स्टार्टिंग के 7 प्लस कर दो, आठवें में स्टार्टिंग के 8 प्लस कर दो। तो देखिए, बहुत आसानी से आपने टीपी भी निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से। अब देखिए होगा क्या, इन चीज़ों को आप प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट भी नहीं कर पा रहे हैं, प्लॉटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आता है। वैसे तो 11th के बच्चे हैं, आता ही होगा, बट चलिए मान लेते हैं एक बार को, बड़े मासूम बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। तो नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना, वो आपने कैमल का हम्प देखा होगा, तो एक ऐसा हम्प बना देना छोटा सा, तो ये टीपी आपका बन जाएगा। और एमपी तो आपको पता ही है भाई, स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा और धीरे धीरे फिर नेगेटिव पहुंच जाएगा। लॉजिक का हाथ थाम कर रखेंगे तो कभी भी मात नहीं खाएंगे। 3 स्टेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, तीनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए, ए का मतलब यहाँ पर होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में जरूर आता है। तो ये रहा वो पॉइंट ए। इसका मतलब देखिए क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देना आप कि यहाँ पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से जो पहले इंक्रीज हो रहा था ना, अब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज नहीं होगा, रुक जाएगा। और किससे इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से। तो जो पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, अब असल में वो इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो ये वाली बात आपको इसकी लिखनी है, यही डेफिनेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और आगे आपसे बात करने वाला हूं मैं, इनके रिलेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो समझते हैं क्या है, फटाफट से याद कर लीजिएगा इसको। जब टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी इंक्रीज करेगा,
टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से तो एमपी डिक्रीज करेगा। टीपी रिड्यूस होगा, गिरना स्टार्ट होगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। टीपी जब सबसे हाई है, मैक्सिमम है, तो एमपी वहां पर जीरो हो जाता है। और बाकी के दो फॉर्मूले हैं, इनको आप लिख देना। तो 6 के 6 रिलेशन आपको बिल्कुल बुरे तरीके से याद हो जाने चाहिए। एजम्पशन देखिए क्या है कि भैया रेशियो जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का है वो हम चेंज कर सकते हैं, और कर भी रहे थे, है ना। काफ़ी जगह हम लोगों ने रेशियो बदला है। जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी यूनिट्स बिल्कुल एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो भैया कि कोई वेरिएबल फैक्टर आपका एफिशिएंट है तो कोई वेरिएबल फैक्टर आपका इनएफिशिएंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्टपोनमेंट, क्या आप इसके मतलब इसके यूज़ को डिले कर सकते हैं, या फिर यूँ मान लीजिए कि कब कब ये वाला जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है ये कब कब फेल होगा। तो ये दो कंडीशन है। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ये सारी चीज़ें आपकी फेल हो जाएंगी, बिल्कुल ये पूरा जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं गलत हो जाएगा। या फिर जब फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट डिस्कवर हो जाएगा, तो जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। भाई आप लैंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सकते हैं, मशीन का कोई सब्स्टिट्यूट आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्डिंग का कोई सब्स्टिट्यूट आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट जब फिक्स फैक्टर के डिस्कवर हो जाएंगे, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे बात यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अब आपसे मैं बात करता हूँ एपी और एमपी के रिलेशन के बारे में। तो टेबल आप वही पीछे वाली ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वही एमपी तो आप परिचित हैं, तो पहले इंक्रीज होगा, फिर थोड़ा सा रिड्यूस होगा और फिर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये तो थी इंक्रीजिंग रिटर्न, ये थी डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये जब एमपी नेगेटिव जाता है तो वो हो जाती है नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। और एपी को बस एक छोटी सी पहाड़, आप लोग बचपन में सीनरी बनाते थे, ठीक है, तो एक कर्व कह लीजिए या एक पहाड़ कह लीजिए, कुछ ऐसा आप लोग इसको बना देना। फिगर आपको याद करनी पड़ेंगी इस टाइम पर। और जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ, ये फुल लेंथ वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं आपके एग्जाम से पहले कुछ बातें रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो आगे मैं आपसे बात करता हूँ। ये आपसे कह रहा है जब एमपी एपी से बड़ा था, बड़ा मतलब उससे ऊपर था, ठीक है, तो एपी इंक्रीज हो रहा था। फिर जब एपी बड़ा हुआ एमपी से तो एपी रिड्यूस हो गया। जब ये दोनों इक्वल हुए तो एपी सबसे मैक्सिमम हो गया। एमपी आपका जीरो और नेगेटिव दोनों हो जाता है, लेकिन एपी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। 4 रिलेशन है, रट देना इसको बुरे तरीके से, कोई टेंशन यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो अभी मैंने आपको 3 बातें बताई थी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। आइए इनके एक बार कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा होता क्यों है असल में। तो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपके सामने है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ये कहता है स्टार्टिंग के फेज में जो फिक्स फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। यानी कि अब देखिए नई नई हमारी फर्म है तो ज़्यादा माल तो हम नहीं बना सकते हैं। तो एक तरीके से यूँ मान लीजिए भाई, जो मशीन आपकी आई है जो 1000 यूनिट बनाने में सक्षम है, वो आजकल सिर्फ 100, 150, 200 यूनिट ही बनाती है ना। तो काम नहीं है इतना, भाई नए नए हम लोग हैं, अभी जैसे पुराने होंगे तो काम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से कह रहा है अगर फुलर यूटिलाइजेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा तो आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा। अब टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। आप एक गणित अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब जब टोटल आउटपुट, जो कि एक ही बात होती है, टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट एक ही बात है, अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी भी जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा। इस गणित को आप अपने दिमाग में बिठा कर रख लीजिए। आगे आपसे बात करता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। देखिए मैं अकेला आदमी था, बहुत सारा काम मेरे सिर पर था, तो इससे क्या होगा कि मैं कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कोई काम बांट दे मेरे को, है ना, जैसे मान लीजिए, चलिए आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको क्या बोला गया कि भाई आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है और अपनी मर्जी का कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लो। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट लोगों ने अपने अनुसार बांट दिया। इससे क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे। भाई बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी ये एक ही सब्जेक्ट में होती हैं। क्यों, ताकि आप उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाए, है ना। और इससे आपको क्या होगा, इससे आप एफिशिएंट हो जाएंगे। भाई उस फील्ड में जब आप स्पेशलाइज्ड हो गए हैं तो यानी कि काम भी बड़ा ज़बरदस्त करेंगे। और जब व्यक्ति कोई काम बहुत ज़बरदस्त करता है तो उसको एफिशिएंट कहलाया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करना है आपको, यही सब चीज़ें इंक्रीजिंग रिटर्न में आती हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब जहाँ पर एमपी आपका इंक्रीज होता है, तो हर जगह आपको एमपी इंक्रीज करना है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। तो ये देखिए, ये कह रहा है जो स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर जो अंडर यूटिलाइज थे, तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उनको भर्ती करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, ताकि इनके बीच का जो आइडियल रेशियो है वो इंप्रूव हो जाए। एक बार अगर आइडियल रेशियो इंप्रूव हो जाएगा तो इससे क्या होगा, टीपी इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा तो एमपी भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था इसका रीज़न। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा।
समझ में नहीं भी आया तो वीडियो को थोड़ा सा आगे जाकर दोबारा से एक बार सुन लीजिए। 2 या 3 बार आप सुनेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वरना सीधा सॉल्यूशन यही है, 1-2 दिन में आप सभी के एग्ज़ाम हैं और रिवीजन क्लासेस हैं, फटाफट से इनको याद कीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए और आगे निकलिए। ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन फिर बच जाता है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कॉजेज़ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके भी 3 रीज़न हैं भाई, 3 रीज़न ही हम लोगों ने रखे हैं। सबसे पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। आपसे देखिए क्या बोल रहा है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, वही स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, है ना। तो इससे क्या होगा, जो फिक्स फैक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से यूटिलाइज होगा भाई, बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा तो डेप्रिसिएशन भी उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। अब डेप्रिसिएशन आएगा तो क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, एफिशिएंसी ख़राब होगी तो एमपी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल सी है, परेशान मत होना, चिल माइंड से ये सारी वीडियोस को आप देखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक, आगे आपसे बात करता हूँ इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग करने वाले हैं। ये कह रहा है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है लेबर की जगह आप कैपिटल का यूज़ नहीं कर सकते भाई, लेबर का काम लेबर करेगी, कैपिटल का काम कैपिटल करेगी, सीधी बात है। ठीक है, अगर आपके पास लेबर नहीं है, कैपिटल है, या कह लीजिए कैपिटल है लेकिन लेबर नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ओवरऑल आउटपुट है उस पर थोड़ा सा हैम्पर करेगा और ओवरऑल आउटपुट आपका बेकार होगा तो एमपी आपका रिड्यूस होगा ही होगा। ये बात बड़ी सत्य है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये लॉजिक से सारे। तो आगे बात करता हूँ आपसे, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ही देखिए 15 से 20 मिनट की कोई वीडियो की लेंथ होगी है और चैप्टर हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपके लिए बिल्कुल और भी बनाऊंगा यहाँ पर। तो ये आपसे कह रहे हैं देखिए पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। ये कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जब वेरिएबल फैक्टर को आप फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो तो इससे क्या होगा, आइडियल रेशियो ख़राब हो जाएगा। आइडियल रेशियो खराब हो जाएगा तो वही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। उससे क्या होगा, वर्कर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी और उससे क्या है, एमपी भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन वही हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने की थी। तो इसको समझना जरूर, ठीक है, और वीडियो को मल्टीपल टाइम आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। और डाउट्स के लिए मेरे चैनल पर मेरा नंबर भी रखा होगा और बाकी आप सभी लोग ऑफलाइन बच्चे हैं, मेरे से पढ़ते भी हैं, तो जो डाउट है आप इन क्लास मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।